अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और कोरोना से इस जंग में भरपूर ईमानदारी से दिल से देश का साथ देते होंगे, सरकार की कही बातों का पालन करते होंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते होंगे, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस कोरोना से लड़ने के लिए। ओके, काफ़ी दिनों के बाद लाइव आया हूँ आप लोगों के बीच में। महत्वपूर्ण बात ये थी कि जैसा कि मैंने टॉपिक पे लिखा है, जी वालेकुम अस्सलाम महमूद अली भाई, क्या खैरियत है? ओके, तो वालेकुम अस्सलाम जोफिर आलम भाई, क्या खैरियत? उम्मीद करते हैं आप लोगों का रमज़ान बहुत अच्छे से गुजर रहा होगा और देश में इतने भूखे गरीब और हमारे जितने भी किसान परेशान हैं, जितने भी हमारे मजदूर परेशान हैं, उनकी परेशानियों को देखते हुए, देश के हालात को देखते हुए कोई भी इंसान सड़कों पर बिना मतलब के नहीं निकलता होगा ख़रीदारी बाज़ार करने के लिए, और बिना मतलब के जो फिजूल खर्ची है उससे बिल्कुल अवॉइड करना होगा। यही इंसानियत और यही सच्चा एक नागरिक होने की पहचान है। ठीक है। वालेकुम अस्सलाम सज्जाद अहमद बारी भाई, क्या हालचाल? मुश्ताक खान भाई कैसे हैं? सदरुल हसन भाई, थैंक यू वेरी मच। देखिए, जो मैं अभी लाइव आया हूँ यहाँ पर, अगले 6 महीना के बारे में आप लोगों को जानने की आवश्यकता है। जिस तरीके से भारत और पूरी दुनिया जो है कोरोना के चपेट में है, जिस तरीके से कोरोना को लेकर पूरी दुनिया में जो महामारी फैली हुई है, जो परेशानी फैली हुई है, देखिए ये महामारी इस तरह की सबसे बड़ी परेशानी बनी हुई है क्योंकि इसका कारण सिर्फ एक है, इसका जो फैलने का तरीका है, जो ये बिल्कुल मतलब छूने से, एक दूसरे के संपर्क में आने से जो फैलता है, ये इस वजह से ये ख़तरनाक है। अब बात करते हैं अपने इकोनॉमी के बारे में। हमारे देश की इकोनॉमी, आपको पता है कि लगभग जीडीपी दुनिया के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन ने, जो बड़े बड़े फर्म हैं जिन्होंने रिसर्च किया है, जिन्होंने अलग अलग देशों के बारे में अपनी रिसर्च पेश करी है, उसमें भारत के बारे में ये कहा गया है कि भारत की जो जीडीपी है वो 0 के करीब है और जा सकती है। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से हमारे देश में बाज़ारों को बंद रखा गया, जिस तरीके से हमारे देश की पूरे दुकानदारी, फैक्ट्रीज, अलग अलग कारखाने, सारी चीज़ें जो बंद हैं, उसकी वजह से जो डिमांड और सप्लाई वाला जो चेन है वो बिल्कुल टूट चुका है। डिमांड और सप्लाई वाला चेन टूट जाने की वजह से अर्थव्यवस्था, चाहे वो किसी भी देश की हो, वो ख़राब होती है। वैसे एक बात मैं बता देता हूँ कि इसके आड़ में, इसके पीछे में जो मौजूदा सरकार है, जो बीजेपी की सरकार है, वो किसी भी तरीके से नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश ना करें, क्योंकि जवाब उनको देना है। आपको पता होगा कोरोना से पहले भी हमारी जो इकोनॉमी है लगातार जो है वो घटती ही जा रही थी। लगभग 3.5 और 4% जीडीपी पे आके रुका हुआ था। उसके बाद से जैसे ही ये पैंडेमिक आया, ये जैसे ही कोरोना वायरस का मामला आया, जीडीपी और हमारी गिरती चली गई, अर्थव्यवस्था हमारा और होता बर्बाद दिखाई दे रहा है। अब ये बात समझने की आवश्यकता है दोस्तों कि दुनिया भर के तमाम जो इकोनॉमी है, वहाँ की जो कंट्री है, वहाँ की जो सरकार है, वो काफ़ी कम्पिटेंट है। उसमें बैठे हुए जो मंत्री हैं वो काफ़ी स्ट्रांग हैं। फंडामेंटली वो लोग काफ़ी स्ट्रांग है, पढ़े लिखे हैं। वो लोग हिंदू मुसलमान एंड दिस एंड दैट हरामखोरी वाली बातें करके अपने देश को तोड़ने का काम नहीं करते हैं, क्योंकि उनका 90% जो काम होता है ना, वो देश की तरक्की और अपने नॉलेज को और अपने देश की भलाई के लिए काम करने में गुजरता है, ना कि हमारे देश के नेताओं की तरह तोड़ने में और आग लगाने में, हिंदू मुसलमान करने में, भाषणबाजी करने में वक्त गुजरता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए अब आप देखिए डिमांड कैसे घट रहा है पूरी दुनिया। वो पता है कि पूरा देश हमारा जो भारत का है वो घर के अंदर में बंद है। ना आप बाजार में, मॉल में सामान खरीदने जाते हैं, ना आप कपड़े खरीद रहे हैं, ना आप सामान खरीद रहे हैं, ना किसी तरीके की एक्स्ट्रा चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जब उसका प्रोडक्शन है वो घटेगा ही। ये सिंपल सा नॉलेज, मतलब कि एक नॉलेज है जो कोई भी ये बात समझ सकता है बड़ी आसानी से। जब आप दुकान में जाएंगे, बिस्किट खरीदेंगे, तो ही तो बिस्किट की दुकान में बिस्किट आएगा बेचने के लिए, और फैक्ट्री में तभी बिस्किट का प्रोडक्शन होगा। अब यहाँ पर अगला जो 6 महीना है दोस्तों, यकीन मानिए 2009 का अगर आप लोगों को वक्त याद होगा, जिस तरीके से पूरी दुनिया में इकोनॉमी जो गिरी थी, बर्बाद हुई थी, क्रैश कर गया था, क्राइसिस आया था, अमेरिका कि कई बड़े बड़े कंपनियों के मालिक ने आत्महत्या कर लिया था, भारत के कई बड़े बड़े उद्योगपतियों ने अपनी दुकानें बंद कर दी थी।
2009 जिस तरीके का एक भयंकर क्राइसिस आया था, हमारा देश बिल्कुल वैसा ही उसी की तरफ बढ़ रहा है। हमारा देश ही नहीं, पूरी दुनिया की लगभग हर बड़ी इकोनॉमी उधर ही बढ़ रही है। आपको पता होगा कि बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने लगभग अपने जीडीपी का 10% स्टिमुलस के रूप में दिया था। मतलब कई लाख करोड़ रुपए उन्होंने अपने बाजार में पैसे डाले थे कि उनका बाजार जो है वो संभल जाए। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जब तक किसी देश में डिमांड बढ़ेगा नहीं, लोग कुछ खरीद नहीं रहे हैं, तो आप पैसा पे पैसा लगाते भी जाएंगे तो जो आपका बेस है, जो आपके इकोनॉमी को संभालता है, वही कमजोर होगा। तो जाहिर सी बात, आप कितना दम लगाइएगा उसको उठाने में, गिरेगा ही। भारत सरकार भी पिछले कई महीनों से बात हो रही है कि हम कुछ पैसे देंगे चलाने के लिए। लेकिन याद रखिएगा, ये पैसा अगर बाजार में आता भी है तो इसमें केवल बड़े और बड़े उद्योगपतियों को फायदा होगा, बड़े बड़े जो उन चोरों को होगा जो पैसा ले लेके भाग जाते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा, मेहुल चौकसी के पैसे को माफी करने की बात सामने आ रही है, बाबा रामदेव के 2200 करोड़ रुपए की माफी करने की बात आ रही है। 50-60 ऐसे उद्योगपति हैं जो ऑलरेडी अरबपति हैं, उनको पैसा देकर उनके ऊपर जो कर्जा है उसको माफ करने की बातें चल रही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो देश में गरीब हमारे सड़कों पर, रेल के पटरियों पर अपनी जानें दे रहे हैं, वो किस कंपनी से जुड़े हुए हैं? क्या इसका कोई बही खाता है हमारे पास? आप इसको गौर से समझने की कोशिश कीजिए कि हमारा देश के अंदर में जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है कि जब भी कोई कंपनी काम करती है तो उस कंपनी में मजदूरों की आवश्यकता होती है, और वो मजदूर डेली वेज पे काम करते हैं। उनका ना कोई रजिस्ट्री पे नाम होता है, अगर होता भी है तो वो कच्चा होता है, उसका कोई भी सरकारी गवाह नहीं होता, या सरकारी तौर पे उसको मेंटेन नहीं किया जाता कि कल को कोई कंपनी XYZ, जैसे मान लीजिए कि अडानी का कोई कंस्ट्रक्शन की कंपनी है और उस कंस्ट्रक्शन में 10,000 लेबर काम करते हैं, और ये तभी पैंडेमिक शुरू हो गया, महामारी शुरू हो गया। 10,000 में से आपको मैं बता रहा हूं चैलेंज के साथ 7,000 लेबर ऐसे होंगे जिनका रजिस्ट्री मेंटेन कच्चे पेपर में होता होगा कि आज आप आए हो, अंगूठा लगाओ, पैसा लो और जाओ। लेकिन उसका कोई भी ओरिजिनल, जिसका खाता जो है कंपनी के डेटाबेस में नहीं मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि फिर उसके बाद से आपको बहुत सारे कंपनसेशन, उनको बहुत सारी ऑब्लिगेशन, बहुत सारे नियम कानून के तहत उन मजदूरों की मदद करने की आवश्यकता होगी। आपको आज की खबर शायद नहीं पता होगी, इस देश में साधु संत बन के जो लोग देश को लूटने का काम करते हैं और लोगों का वोट लेकर धर्म के नाम पर मुख्यमंत्री बन जाने का काम करते हैं, वैसे भी लोग गरीबों का नहीं सोचते हैं। और जो लोग इस मुगालते में रहते हैं, जो इस गलतफहमी में रहते हैं कि हमारे देश में जो मुख्यमंत्री है, जो नेता है, वो साधु है, वो पंडित है, वो बाबा है, वो मौलाना है, तो उससे बड़ा बेवकूफ गधा इंसान कोई नहीं हो सकता इस दुनिया में। क्योंकि जब तक आप फंडामेंटली स्ट्रांग इंसान को नेता नहीं बनाएंगे, जिसका देश के प्रति, देश की जनता के प्रति ईमानदार सोच हो, पढ़ा लिखा हो, यंग हो, तब तक आपका भला कोई नहीं कर सकता है। यूपी में योगी आदित्यनाथ ने लेबर लॉ में चेंजेस किए हैं। लेबर लॉ, वो जो लेबर लोगों के हक और उसके हकायक, उसके कानून, उसके अधिकार, उसके राइट्स के बारे में जो बातें करता है, उस कानून को उन्होंने अगले 3 महीना 6 महीना के लिए 3 साल के लिए सस्पेंड कर दिया है कि भैया अब कोई भी कंपनी जो है वो लेबर को बुलाए या ना बुलाए, उसको पैसा दे या ना दे, या कोई लफड़ा होता है तो उसका सुनवाई कोर्ट में हो कि ना हो, अब इसका कोई भी ऑब्लिगेशन हमारे देश के यूपी में जो कंपनियां हैं उसके ऊपर अगले 3 साल तक कुछ नहीं होने वाला है। ये बात आप लोगों को पता नहीं होगी, ना ही कोई मीडिया दलाल कोई इसके बारे में बात करेगा। आजकल आपने 2-4 दलाल पत्रकारों की भाषा को बदलते हुए देखा होगा, वही प्रचार चल रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आता है, मुसलमानों से मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको किसके सर्टिफिकेट की जरूरत है? ये एक दलाल पत्रकार जिसका ईमान से कोई लेना देना नहीं है, एक 100 करोड़ का फिरौती मांगने वाला चोर इंसान, गुंडा इंसान, आप उसके तारीफ और आप उसके बुराई करने से डरते हैं कि आप वो तारीफ करेगा तो हम बहुत खुश हो जाएंगे, वो बुराई करेगा तो हम बहुत भड़क जाएंगे। अरे ऐसे कमीनों को छोड़ो, ये दलाल थे, दलाल हैं, इनके पीछे भी कोई ना कोई मकसद ही होगा। इस तरह की बातें जो कर रहे हैं ये लोग, सरकार की नीति पर, सरकार के नियमों पर नजर रखिए आप लोग। सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, किसी को इसके बारे में भनक नहीं लग रही है। आपने देखा होगा जैसे पीएम फंड के बारे में, पीएम फंड के बारे में कोई ऑडिट होने की बात नहीं है। प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया कि कोई भी सीएजी इसका ऑडिट नहीं करेगा। तो ये पैसा आएगा कहां से, जाएगा कहां पर, कोई इसके बारे में खुलासा नहीं होगा। कई हजार करोड़ जो आरबीआई से पैसा पिछले 5-6 सालों में, आपको याद होगा, निकाला गया बीजेपी सरकार के द्वारा इलेक्शन के वक्त, इलेक्शन के बाद में, क्यों निकाला गया, वो पैसा कहां गया, इसके बारे में भी कोई सवाल पूछने वाला नहीं है।
नौजवानों की सरकारी नौकरी के बारे में जब बात आएगी तो आपको पता होना चाहिए कि बाजार में ये भी बातें चल रही हैं कि भारत जो सरकार है, बीजेपी की सरकार, जो मोदी सरकार है, जो 56 इंची सरकार है, वो आपातकालीन स्थिति को लाने की कोशिश कर रही है। यानी कि जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो लागू करने की बात हो रही है, जो धारा 360 या 356 या किसी के तहत आता है। डिटेल्स मेरे पास नहीं है। मैंने शेयर किया है अपने वॉल पर डॉक्टर फैजान मुस्तफा का एक वीडियो, जहां पर उन्होंने बहुत अच्छे से कानूनी तौर पे इसको एक्सप्लेन किया है। अगर ये चीज हो जाता है, इसके लिए कैबिनेट की मंजूरी की जरूरत पड़ती है, अपर और लोअर क्लास मतलब कैबिनेट की, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा में तो बहुमत बीजेपी का है ही, लेकिन राज्यसभा में नहीं है। हो सकता है कि ये सुप्रीम कोर्ट के जरिए ये लोग लागू करने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद से जब ये लागू हो जाएगा तो जो भी सरकारी नौकरी करते हैं उनका पेंशन, उनका पीएफ, उनका बहुत सारे ऐसी तनख्वाह और उनका जो तनख्वाह कटिंग भी हो सकता है। अब ये सारी चीजें जो हो रही हैं, अंधभक्त ये कहेंगे कि भैया ये तो जरूरी है। जरूरी तब होता जब हमारे देश की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग होती, और उसके बाद से ये जो हालात हुए हैं, उसके बाद से कमजोर हुआ है, तो थोड़े से इन सारी चीजों को करने में मजा आता। तो हमें भी लगता कि नहीं भैया चलो, हमारी इकोनॉमी तो बहुत अच्छा थी, जीडीपी बहुत अच्छा था, अब जाकर थोड़ा सा घटा है तो थोड़ी सी मदद की जरूरत है। हमारी जीडीपी तो पहले ही से 7 से लेकर 6 पर लेकर आए बीजेपी जी की सरकार, उसके बाद 6 से 5 पे, 5 से 4 पे, 4 से 3.5 पे, 3 से अब 0 पे हो गया। ये तो ऑलरेडी हमारा डिक्लाइन मोड पे था। ऑलरेडी ऐसा लग रहा था कि हवाई जहाज लैंडिंग कर रही है हमारे देश की इकोनॉमी। तो इसके बारे में आप लोगों को कोई मीडिया नहीं बात करेगी। ये केवल और केवल जमाती, मुसलमान, इस्लाम, जिहाद, हिंदू, मुस्लिम, बाबा का मर्डर, पंडित का मर्डर, और यहाँ पे हजारों मजदूर बेचारे सड़क पे मर रहे हैं, अपने बच्चों को धूप में सड़क पे लेके घूम रहे हैं, उसके बारे में बात नहीं करेंगे ये लोग। क्यों? क्योंकि पता है कि आप और हम जैसे जो लोग हैं वो इस देश के सबसे बड़े जाहिल इंसान है, जो हिंदू मुसलमान की बातों में ही खुश रहता है। उसको कोई लेना देना नहीं है कि सरकार, अगर मैं एक बात और भी कह रहा हूं कि आज ये जितनी भी परेशानियां देश को देखने को मिल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये मैन मेड नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है कि ये वायरस किसी ने बनाया, लेकिन फिलहाल हम ये मान के चलेंगे कि ये प्राकृतिक आपदा है। हम सबको इसमें मिलकर साथ देने की जरूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जैसे ही सरकार का जब इलेक्शन का वक्त आएगा, आप देख लेना कि इस परेशानी से उभरने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए थे, पैसा किसको दिया था, पैसा किसको नहीं दिया था, पैसा कौन उनको पीएम फंड में दे रहा था, और वो पीएम फंड का पैसा किस बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास जा रहा था। ये सारी बातें लोग भूल जाएंगे, हिंदू मुसलमान करना शुरू कर देंगे, और फिर मुसलमानों को वोट मत देना, हिंदुओं को वोट मत देना, यही सारे घटिया सोच के वाले लोग जो हैं फिर से ऐसे ही घटिया नेता को चुनेंगे जो देश को बर्बाद करने में लगे हुए रहते हैं। अगला 6 महीना हमारे देश के लिए बहुत बड़ा क्रूशियल पॉइंट है। अगर अगले 6 महीने में हमारी इकोनॉमी स्टेबल नहीं हुई तो याद रखिएगा, जो लोग नौकरी में हैं और अंधभक्त बने हुए थे ना, बहुत सारे कमीनों को मैंने देखा है जो सरकारी नौकरी में थे, जो नौकरी करते थे, और वो ऐसे बांध के हाथ रहते थे जैसे कि इनको कुछ होगा ही नहीं, और अंधभक्ति में इतना डूबा रहता था सब कि हिंदू मुसलमान करने से भी नहीं पेश आते थे। ये जितने भी नौकरी करने वाले लोग थे, खासकर मतलब मैक्सिमम लोग को मैंने देखा था, जितने भी नौकरी पेशा लोग थे ना, वो बहुत सरकार की नीति को बड़ा डिफेंड करने में लगा रहते थे कि भैया ना ना ना, मोदी जी तो बड़ा अच्छा कर रहे हैं, ये तो बड़ा अच्छा कर रहे हैं सरकार। और खुद को उन कमीनों को नौकरी जो मिली थी वो कांग्रेस के जमाने में मिली थी, है ना। और बात करते हैं कि ना ना 70 सालों में क्या हुआ, 60 सालों में क्या हुआ। अब जो वक्त आएगा ना, अब जो अगला 6 महीना आएगा, ये पावर दिखाएगा कि आपके अंदर में, सरकार के अंदर में कितनी काबिलियत थी। ये दिखाएगा कि कितने लोगों ने नौकरी की बर्बादी हुई, या कितने लोगों की सैलरी कटी, या कितने गरीब हमारे ट्रेन के नीचे आके कटे, कितने गरीब जो है सड़कों पे आके मरे, किनके बच्चों को, 12 करोड़ बच्चों को, 12 करोड़ इस देश के बच्चों को मिड डे मील दिया जाता था। उस मिड डे मील के बारे में किसी कमीने ने पूछा, किसी गद्दार मीडिया ने पूछा कि भैया उस मिड डे मील का क्या होगा, उस मिड डे मील में खाने वाले बच्चों को अब कौन खिलाता होगा, वो बच्चे कैसे खाते होंगे 12 करोड़ जो स्कूल में जाके मिड डे मील खाना खाते थे। किसी ने पूछा? नहीं पूछा। आप यकीन मानिए, आप बंधुआ मजदूर हो चुके हो। आप जैसे लोग जो हैं, हम जैसे लोग जो हैं, जो हिंदू मुसलमान की भावना दिल में रख कर किसी को चुनते हैं, उससे बड़ा इस देश का गद्दार कोई हो ही नहीं सकता है। इससे बड़ा अंग्रेजों का नाजायज औलाद कोई हो ही नहीं सकता जो इस देश में हिंदू मुसलमान के नाम पर अपना वोट किसी को देता है। वो अंग्रेजों के नाजायज औलाद हैं, क्योंकि अंग्रेज भी इसी पॉलिसी पे काम करते थे। क्योंकि अंग्रेज भी इसी पॉलिसी पे काम करते थे, हिंदू के मंदिर में जाकर मुसलमानों के प्रति कोई भड़काने के लिए मांस फेंकना, मुसलमानों को भड़काने के लिए हिंदू के प्रति उसके यहाँ मांस फेंकना, और फिर अपना राज करना। ये कितनी बार दोहराया जाए, ये तो सबसे बेसिक चीजें जो सारे भारतीय नागरिक जानते हैं। अब आप अगला 6 महीना तो फिर भी मैं बहुत आपके दिल की तसल्ली के लिए कह रहा हूं, अगला 2 से 4 साल
याद रखिए, आपकी जिंदगी का वो कठिन वक्त आने वाला है जब आप सड़कों पर, हो सकता है किसी के सामने भीख भी मांगना पड़ जाएगा आपको कि भैया हमारी थोड़ी मदद कर दो, और उसमें आपको हिंदू मुसलमान नजर नहीं आएगा। उसमें आपको ये नजर नहीं आएगा कि ये हिंदू था इससे मदद मांगे, ये मुसलमान था, ये सिख था, ये ईसाई था इससे मदद मांगे। हालात ऐसे हो जाएंगे आपके घर के कि आप किसी के आगे हाथ फैलाने से नहीं हिचकिचाइएगा, याद रखिए। और इस वक्त जो भी एक दूसरे का काम आएगा वो एक दूसरे के साथ लोग, एक जनता ही काम आएगी। जैसे आज बहुत सारे लोग हैं जो गरीबों के घर में जाके अनाजे पहुंचा रहे हैं आज, और ये हर समाज के लोग हैं, ये हर समाज के लोग हैं, जिसमें सिख भाई हैं, हमारे मुस्लिम भाई हैं, हमारे हिंदू भाई हैं, हमारे जैन भाई हैं, हमारे सारे समाज के लोग हैं, ईसाई भाई हैं, सारे लोग इस काम में बड़े ही ईमानदारी से, रिलीजियसली, धार्मिक रूप से, मतलब अपने आप को इसको ड्यूटी समझ के जिस तरीके से लोगों की मदद कर रहे हैं ना, ये इंसानियत होती है। और यही चीज लास्ट करेगी, यही लंबा समय तक रहेगा। ये कमीने नेता जो हिंदू मुसलमान करते, क्यों नहीं अब कोई आ रहा बात करने के लिए? पूछ, मैं तो, आप जितने भी लोग यहाँ पर हैं, आप जाके जरा पूछो उन कमीनों से कि अब क्यों नहीं आ रहे तुम हिंदू मुसलमान करने के लिए? अब क्यों नहीं तू पूछ रहा है कि तेरी औकात अगर है तो वो मजदूर जो मर रहे हैं ट्रेन की पटरियों पर, तेरी औकात है जाके हिंदू मुसलमान करने की? कोई पूछ रहा है कि क्यों हत्या हुआ इन लोगों का? क्यों ये बेचारे गरीब सड़कों पर घूम रहे हैं? क्यों ये यूपी में बेचारे मजदूरों का हक को छीना जा रहा है? क्यों ये दिल्ली में भगाया जा रहा है? क्यों राजस्थान से भगाया जा रहा है? कोई ये सवाल कर रहा है किसी नेता से? शर्म नहीं आती है क्या? मतलब शर्म बिल्कुल भी घोल के पी चुका है इंसान की। जैसे ही ये देखना, ये जैसे ही माहौल ठीक होगा वैसे ही फिर साले कुछ दो चार कमीने किस्म के पत्रकार, कुछ गुंडे आवारे सोशल मीडिया के लोग जो आके अपने आप को हिंदू सम्राट, मुस्लिम सम्राट और न जाने क्या क्या ये बनते हैं, ये नाजायज कुत्ते, ये सारे के सारे आग लगाना शुरू कर देंगे और उसको शेयर करने वाले भी लोग होंगे। ये ऐसे नाजायज कीड़े हैं इस समाज के अंदर में जो बिल्कुल भी इस देश का जो खून है वो पैरासाइट बनकर, जोंक बनकर चूस रहे हैं। ये बड़े ही शर्म की बात है जो अगला हमारा 6 महीना से 1 साल अगर हमारे देश की इकोनॉमी ठीक नहीं होती। अब मैं बात करता हूं, चलो नेताओं से तो बहुत सवाल होते हैं, बहुत उन पर शिकायतें होती हैं। अब मैं देखना चाहता हूं कि ये जितने भी हिंदू और मुसलमान और सिख ईसाई, जितने भी देशभक्त राष्ट्रभक्त सारे झूठे इंसान जो बनते हैं, जितने भी ये झूठे राष्ट्रभक्त बनते हैं, अब मैं देखना चाहता हूं कि देश की इकोनॉमी में तेरा क्या सपोर्ट रहता है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि तुम्हारे काम करने की वजह से देश की जीडीपी बढ़ती है, तुम्हारे टैक्स देने की वजह से हमारे देश का भलाई होता है, तुम्हारे टैक्स देने की वजह से हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ती है। अब मैं देखना चाहता हूं कि तुम लोग समाज के अंदर में बैठ के गंदगी ही फैलाते हो या अपने माँ बाप को पैदा करने का थोड़ा सा फायदा देने का काम करते हो कि नहीं करते हो? अपने माँ बाप का थोड़ा सा सर ऊंचा करने की कोशिश करते हो कि नहीं? अगर तेरे अंदर में, तेरे दिल में वाकई में राष्ट्रवाद होगा, मैं उन कमीनों को बोल रहा हूं जो हिंदू मुसलमान करते हैं, जो समाज में आग फैलाने की कोशिश करते हैं हिंदू मुसलमान के नाम पे, मैं उन कमीनों को कुत्ता कह रहा हूं। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, तेरी अगर औकात है इस देश में वाकई में राष्ट्रभक्ति की बात करने की, तो मजदूरी ही सही, लेकिन तू मजदूरी करके रोज 100 रुपए 50 रुपए सामान कमा और देश की इकोनॉमी में मदद कर। क्योंकि जब तक हमारा एक एक हाथ मिलकर देश के कंस्ट्रक्शन में काम नहीं करेगा, जब तक एक एक हाथ, एक एक मजदूर की तरह हाथ मिलकर हमारे देश के प्रोडक्शन में हाथ नहीं बटाएगा, तब तक इस देश की इकोनॉमी सुधरने वाली नहीं है। जीडीपी इसी से नापा जाता है कि हमारे देश में प्रोडक्शन कितने हो रहे हैं, हमारे देश में कितने सामान कितने तादाद में बन रहे हैं, हमारे देश में कितनी खेतियां हो रही हैं। अगर तुम्हारे अंदर में गैरत होगा, अगर तुम्हारे दिमाग में गोबर नहीं भरा होगा, अगर तुम वाकई में इस देश के सच्चे राष्ट्रभक्त बनते हो, तो तुम खेत में जाके अनाज उगाने का ही काम करोगे। अगर तुम नाजायज झूठे इंसान होगे तो तुम जैसे लोग जाकर हिंदू मुसलमान करोगे, फिर समाज को तोड़ने की कोशिश करोगे, और फिर जो भूखा समाज है उस भूखे समाज को तुम भेड़िया बनाने की कोशिश करोगे जो हिंदू मुसलमान के नाम पे किसी का कत्लेआम करने को तैयार हो जाए। अगर तुम वाकई में इंसान होगे और इंसान के जायज औलाद होगे, ठीक है, मैं जितने भी अंधभक्त हैं जो हिंदू मुसलमान करते हैं, अगर तुम वाकई में, ये अंधभक्त में कोई भी हो सकता है, वो मुस्लिम भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है, ईसाई भी हो सकता है, हिंदू भी हो सकता है, अंधभक्ति किसी में भी आ सकती है। ये बीमारी वायरस की ही तरह है, ठीक है। तो इस बीमारी से जो भी लोग ग्रसित हैं, अगर वाकई में देश का भला सोचते हो तो तुम इस देश के लिए भलाई का काम करोगे, मजदूरी ही सही, खेती में काम ही सही, जाके रोजाना कमाओगे और देश की जीडीपी में काम करोगे, देश की जीडीपी में हाथ बटाओगे। अगर ये काम नहीं कर सकते हो
तो तुम चुल्लू भर पानी में डूब मरना, तुम चुल्लू भर पानी में डूब मरना, क्योंकि तुम्हारे जैसे पैरासाइट ही हैं जो हमारे देश में थोड़ी सी कोई अगर मुश्किल की घड़ी आ जाती है तो हमारी जीडीपी बिल्कुल बर्बाद हो जाती है। अगर अगला 6 महीना के अंदर में हमारे देश की सरकार अगर लघु उद्योग को, कृषि उद्योग को अगर सपोर्ट नहीं करती है, अगर उन जितने भी स्मॉल फाइनेंस वाले जितने भी कंपनियां हैं, जितने भी छोटे छोटे गांव देहात में या फिर लघु उद्योग, कुटीर उद्योग को करने वाले लोगों को सपोर्ट नहीं करती है, तो याद रखना कि ये वाली जो घड़ी है अगले तुम्हारे आने वाले नस्ल को कुपोषण का शिकार बनाएगी, खुद भी तुम्हें भिखमंगा बना देगी और खुद भी तुम किसी के लायक नहीं रहोगे, मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। इसीलिए अगला 6 महीना ईमानदारी से हिंदू मुसलमान करना छोड़ दो। जब तक हमारे देश की इकोनॉमी प्रॉपर वे में नहीं आ जाती है तब तक ईमानदारी से कुछ मेहनत कर लो, कुछ काम कर लो, कुछ पैसा कमा लो, ताकि तुम्हारे पैसा खर्चा करने की वजह से हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ेगी। लेकिन तुम लोग हो देश को लूटने वाले और वैसे ही लोगों का साथ देने वाले, वैसे ही लोगों का झंडा उठाने वाले। तो तुम लोगों से ये उम्मीद हम चलो इस बार कर लेते हैं, कर दो थोड़ा सा ईमानदारी से देश के लिए काम। अगर ये अगला 6 महीना तुम नहीं कर सके लॉकडाउन खुलने के बाद से, तो याद रखना इस देश के गद्दारों में जब भी नाम लिखा जाएगा, तुम जैसे कमीनों का, कुत्तों का और हिंदू मुसलमानों करने वाले अंधभक्तों का, जाहिलों का नाम सबसे पहले लिखा जाएगा कि तुम लोगों ने इस देश के साथ गद्दारी की थी। तुम लोग इस देश के सबसे बड़े गद्दार थे, इस देश के देशद्रोही थे, जो तुमने देश को, इकोनॉमी को बर्बाद करने में अपना पूरा सहयोग दिया। अगर तुम देश के खेती में काम नहीं कर सकते, मजदूरी नहीं कर सकते, अगर तुम किसी टेक्नोलॉजी को डेवलप नहीं कर सकते, अगर तुम कोई आइडिया से बिजनेस खड़ा नहीं कर सकते और 100 लोगों को नौकरी नहीं दे सकते, तो तुम्हारे जैसा कमीना, तुम्हारे जैसा गद्दार, तुम्हारे जैसा देशद्रोही इस देश में कोई नहीं हो सकता है। इस बात को तुम लोग मान के लिख के रख लो। बिल्कुल जयंत गोस्वामी भाई, अगर आप जैसे लोग, जागरूक लोगों को ये आप समझ रहे हैं अच्छी बातें, लेकिन इस बात को हम लोग इतना चिढ़ चुके हैं इन कमीनों की वजह से। आज भी देखो आप, कई लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। 15 साल, बिल्कुल सही कह रहे हैं, 15 साल हमारा देश है जो इकोनॉमिकली हमारी पीछे चली जा चुकी है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था। इस बात का गंभीरता नहीं समझेंगे, ना ही मीडिया इस पे बात करेगी। मीडिया इतने बड़े गद्दार हो चुके हैं, इनके पास सिवाय केवल हिंदू मुसलमान करने, जमाती करने के लिए और कुछ भी नहीं है। इतने बड़े ये गद्दार हो चुके हैं। यूपी में लेबर लॉ को सस्पेंड कर दिया गया, लेबर लॉ सस्पेंड कर दिया गया है। सोच लीजिए, जिस लेबर लॉ को लोग बाहर का, हम लोग अक्सर देखते हैं कि विदेश में जो लोग मिडिल ईस्ट में काम करने जाते हैं, वहां पर मजदूरों के साथ कुछ होता है तो हम लोग ये सवाल खड़ा करने लग जाते हैं कि वहां का लेबर लॉ भैया क्या कर रहा है, वहां का लेबर लॉ क्या कर रहा है ना। अब हमारे देश में तो लेबर लॉ को ही सस्पेंड कर दिया गया, खत्म कर दिया गया 3 सालों के लिए। इसके बारे में कौन बात करेगा? कोई है दलाल, कोई है पैनलिस्ट बैठेगा, 10-10 लोगों का पैनलिस्ट, कोई बैठाएगा बाबाओं को भगवा कलर पहनकर, टोपी पहनकर, दाढ़ी रख के कोई बैठाएगा? औकात है तो बैठा के दिखाए और इस इकोनॉमी पे बात करके दिखाए। ये इतने बड़े कमीने लोग हैं, इस देश को इतना बर्बाद इन लोगों ने कर दिया है कि पूछने वाली बात ही नहीं है। इसमें सारे के सारे लोगों को समझ में आ चुका है। बिल्कुल ये संघी मानसिकता देश के नाशूर है और ये आने वाले, फिर से जब जैसे ही दिन अच्छे होंगे ना, वैसे ही फिर से देखिएगा ये गंदगी फैलाना शुरू कर देंगे, वैसे ही ये गंध मचाना शुरू कर देंगे। ये कोढ़ी है इस देश के लिए, जिसमें खाज रह रहा कि उठता रहता है और ये और वर्स्ट होता चला जाता है। बेशर्म लोग हैं ये, जिनके भी देश दिमाग में हम हिंदू मुसलमान की चीजें आती रहती हैं। और भी बहुत सारे समाज के लोग हैं, हमारे समाज के भी लोग हैं। हम भी बता रहे हैं, मुसलमानों को भी कह रहे हैं कि हर बात में आप ये खोजने मत लग जाए कीजिए कि ये किस समाज की बात है, मुसलमानों के साथ है। मुसलमान गलती नहीं करता है क्या? आपको पता नहीं है क्या? आपके मोहल्ले में आपको दिखाई नहीं देता है क्या? दारूबाज मुसलमान नहीं होता है क्या? लड़कियां छेड़ने वाला मुसलमान नहीं होता है क्या? वक्फ बोर्ड को लूटने वाला मुसलमान नहीं है क्या? सबसे ज्यादा वक्फ बोर्ड हमारे देश में, अगर भारत सरकार के बाद से सबसे ज्यादा अगर जमीन किसी के पास है तो भारतीय मुसलमानों के पास है। पता है, अगर एक एक मुसलमान इस देश में भूखा नहीं मरता, कई करोड़ मुसलमान जो है भीख मांगते हैं, बिलो पॉवर्टी लेवल पे रहते हैं, उनका हक मार के जितने भी वक्फ बोर्ड में बैठे हुए मैक्सिमम लोग हैं वो चोरी करने वाले साले गद्दार हैं, इस देश के भी और इस समाज के भी और इस कम्युनिटी के लिए भी। कभी आपने सवाल किया कि जो वक्फ बोर्ड की जो जमीन है, उस वक्फ बोर्ड की जमीन का हिसाब किताब किसके पास है? उससे आने वाला जो रेंट है वो कितना आता है और उसका रियल दाम कितना है?
आपने कभी पता किया कि मस्जिद जो वक्फ बोर्ड के लिए दी जाती है उसको कैसे बेच दिया गया और मॉल बना दिया गया? आपने कभी यह पता करने की कोशिश करी कि जो लोग वक्फ करते हैं जमीन जिस नाम के लिए और जो ट्रस्ट उसकी देखभाल करती है वो कैसे इसको बेच देती है? कौन लोग करते हैं ये? बेशक इसमें कोई दो राय नहीं है कि उस वक्फ बोर्ड में बैठने वाला जो चेयरमैन होता है, जो सेक्रेटरी होता है, वो सरकार के कुछ लोगों को भी बैठा लेता है, क्योंकि चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं जो उसमें बैठ के मिलके खाते हैं। लेकिन इसके बारे में कोई मुसलमान बात नहीं करेगा, कोई नेता मुसलमान बात नहीं करेगा। ये गद्दार झूठे लोग हैं। ये जो मुसलमान नाम पे नेतागिरी भी करते हैं ना, वो झूठे लोग हैं। कोई भी मुसलमान नेता मुझे दिखा दे आकर, कोई भी, कि तुम्हारे फायदे के बारे में, तुम्हारे वक्फ बोर्ड की जमीन के बारे में और तुम्हारे हकूक के बारे में कोई आके ईमानदारी से बात करता हो। कौन ऐसा मुसलमान नेता है? एक भी मुझे स्पीच दिखा दीजिए जो ये बात करता हो कि वक्फ बोर्ड में चोरी हो रही है और कुछ मुसलमान जो है नाम के वो वक्फ बोर्ड में बैठे हुए हैं और उस बैठ की जमीन को चोरी कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड जो होता है, यानी कि वक्फ उसको किया जाता है जो समाज की भलाई के लिए, मुसलमानों की भलाई के लिए, गरीबों की भलाई के लिए जमीन को दान किया जाता है। और उसमें या तो बिजनेस करके मुसलमानों को फायदा होना चाहिए, गरीब मुसलमानों को, या फिर उसमें कोई धार्मिक काम होना चाहिए, यानी कि अगर मदरसा बना दिया जाए या मस्जिद बना दिया जाए या स्कूल बना दिया जाए। इस वक्फ बोर्ड मुसलमान ही हदिया करता है या चैरिटी करता है, मुसलमानी जो है उसको गिफ्ट के तौर पे देता है कि ये मुसलमानों के काम पर आना चाहिए और इसमें सबकी भलाई के लिए काम होता है। लेकिन ये जो जमीन है जिस तरीके से लूटा जा रहा है, जिस तरीके से बेचा जा रहा है और जिस तरीके से उसका नाजायज इस्तेमाल किया जा रहा है, शायद आपको इसका अंदाजा नहीं है। आपको इसका, इस रमजान के मुबारक महीने में मैं कह रहा हूं, अगर आपके अंदर में ईमान जाग जाता है वाकई में, अगर आप मुसलमान, मैं ये नहीं कहूंगा क्योंकि ये ईमान का मामला आपके और अल्लाह के बीच में, हमारे और अल्लाह के बीच में, लेकिन अगर ईमान हम मुसलमानों के अंदर में है तो जाके उन मुसलमान नेताओं से सवाल करो कि तुम्हारे राज्य में, तुम्हारे जिले में, तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट में जो वक्फ बोर्ड को लूटा जा रहा है, जो वक्फ बोर्ड की जमीन, जो वक्फ बोर्ड के मस्जिद की जमीन को बेचा जाता है, जो चोरी किया जाता है उसमें, जो उससे मिलने वाला रेंट होता है, जो उसका पैसा होता है, वो पैसा कहां तुम इस्तेमाल कर रहे हो? और पता है तुम्हें, जब वक्फ बोर्ड की जमीन पे दुकानें बनती हैं तो उसका मार्केट के रेट से 50 गुना कम रेट रखा जाता है। अगर आप एक दुकान का दाम महीने का 5,000 रुपए देते हैं तो वो वक्फ बोर्ड की जमीन पे बने हुए दुकानों को केवल 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए में दिया जाता है। वो केवल कागज पे, और पीछे से इतने बड़े बड़े रकम लूटे जाते हैं पगड़ी के नाम पर, सिक्योरिटी के नाम पर। आपको पता नहीं है इसके बारे में? पता कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आपको पता नहीं, अगर आपके पास पता है तो चुप हैं, तो इस देश के उतने ही बराबर के गद्दार हैं और इस देश के अलावा मुसलमानों के गद्दार हैं आप। क्योंकि अगर आपको लगता है कि एक तरफ कोई हिंदू मुसलमान केवल करने वाले अंधभक्त कमीने हैं, तो वो अपने मजहब को लेकर बड़ा एग्रेसिव है, अपने धर्म को लेकर बड़ा ही क्रूर है और किसी को मार दे रहे हैं, किसी को कुछ कर रहे हैं। वो अधार्मिक तो है ही, लेकिन वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम बहुत धार्मिक हैं। तो आप अपने धर्म के मजहब के आड़ में कोई गलती कर रहा है, चुप है, तो आप कैसे सही हैं? हम कैसे सही हैं? है ना? ये सवाल तो उठेगा। ये रमजान का महीना है, जरा पूछ लीजिए कि ज़कात का पैसा कहां जाएगा, कहां जाएगा? हमारे जितने भी गरीब हैं, जो लोग भीख मांगते हैं, जो मुसलमान भीख मांगते हैं, जिनके घर में 2 वक्त की रोटी का सही इंतजाम नहीं हो पाता, उस ज़कात का पैसा कहां जाएगा? जरा इस पर भी सवाल हो जाना चाहिए। ठीक है, सवाल कीजिए, सवाल कीजिए, क्योंकि अगर कोई नेता मुसलमान का बनता है तो सवाल तो होगा ना। केवल हम प्रधानमंत्री से सवाल थोड़ी करेंगे, है ना? क्योंकि छोटे छोटे लेवल से प्रधानमंत्री तक पहुंचेगा आप। हम तो सवाल कर लेंगे प्रधानमंत्री से, हम तो उनके नीति पर बात कर लेंगे, लेकिन आपके पास आसपास जो लोग लूटने में और आपको खोखला करने में लगे हुए हैं, थोड़ा उस पर भी सवाल हो जाना चाहिए। 25 रुपए रेंटल एग्रीमेंट, बाकी पॉकेट में ब्लैक मनी। बिल्कुल, अरे महमूद भाई बहुत नजदीक से मैं जानता हूं। इसके अलावा आपने उस्मान अलहाजरी भाई को आप देखिए कितने जबरदस्त तरीके से इन लोगों को उजागर करते हैं। हैदराबाद में कई ऐसे मुसलमान नेता हैं जिनको मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन आप लोग पता कीजिए किस तरीके से वो लोग वक्फ बोर्ड की जमीन को नाजायज तरीके से बेचे हैं। बिहार में, पटना में जाके देखिए भयंकर तरीके से चोरी होती है। लूटता कौन है उसमें बैठ के? चेयरमैन कौन है, जरा पता कर लीजिएगा। ठीक है, दिल्ली वक्फ बोर्ड के बारे में जरा पता कर लीजिएगा कि किस तरीके से कब्रिस्तान की जमीन को बेचा जाता है, किस तरीके से दुकानदारी करके वहां से पैसा को लूटा जाता है, कैसे वहां पर चोरी किया जाता है। जरा पता कीजिए मेरे भाई, यूपी का पता कीजिए। ये भारत के 4-5 राज्य ऐसे हैं जहां पे सबसे ज्यादा वक्फ बोर्ड से पैसा रेवेन्यू आता है। मैं 1 मिनट आपके आंखों के सामने ही एक बार गूगल करता हूं, मैं ठहरिए जरा।
वक्फ बोर्ड रेवेन्यू गूगल करके मैं अपने आंखों के सामने दिखाता हूं। पता तो चले। बाप, 1.2 लाख करोड़। बाप रे बाप, 1.2 लाख करोड़ पर ईयर। आप समझ रहे हैं ये कितना बड़ा रकम है भैया। हमारे देश की इकोनॉमी में 10,000 करोड़ 50,000 करोड़ रुपए अगर आरबीआई दे देती है तो मार्केट भागता है रॉकेट की तरह। यहां पे पर ईयर 1.12 लाख करोड़ रुपए आ रहे हैं। समझ रहे हैं ये पैसा से पूरी देश की इकोनॉमी को चलाया जा सकता है। बहुत बड़ी रकम है ये पूछिए आप लोग, ये वक्फ बोर्ड में बैठे हुए मुसलमान किस तरीके से काम कर रहे हैं, ये किसके भलाई के लिए काम कर रहे हैं, कितने मुसलमानों को फायदा इससे हो रहा है। बाकी हम अंधभक्तों तो करते रहेंगे, उनका तो बंबू करते रहेंगे, हम सरकार से सवाल करते रहेंगे, लेकिन आप अपने समाज को अगर नहीं पूछिएगा तो याद रखिए कोई नहीं आएगा मदद करने के लिए। ठीक है, फिल्मी दुनिया से, सीरियल दुनिया से बाहर निकलना पड़ेगा। हवा की बातें नहीं होंगी, रियलिटी ग्राउंड का पहचानिए। कौन चोर बैठा है, कौन गद्दार बैठा है। चलो सीरियल की ही बात कर लेते हैं, तो कौन गद्दार अपने ही समाज में बैठा हुआ है उसको भी पहचानिए, है ना। आजकल कुछ सीरियल चला हुआ है जिससे बहुत जोश और खरोश लोगों में भरा हुआ है। अच्छी बात है, अच्छी चीजें सीखनी चाहिए, कोई दो राय नहीं है। इस आया हुआ है जो तुर्की सीरियल, इस बात को इसने साबित कर दिया है कि बिना बदन की नुमाइश किए, बिना गंदगी परोसे हुए, बिना जिस्म की नुमाइश किए हुए भी अच्छी चीजें बनाई जा सकती हैं, जिससे आरटीआरपी चैनल का बढ़िया रहता है और पैसा कमाया जा सकता है। ठीक है, तो ये बात इससे अच्छी बात साबित होती है। अब आप पता कीजिए कि आपके समाज में कौन गद्दार बैठा हुआ है, यह आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, चलिए, तो अगले 6 महीना सरकार के लिए बहुत ही बड़ा एक जो कहती आई थी ना कि अगले 60 साल में क्या हुआ, 70 सालों में क्या हुआ क्या हुआ। अब अगला जो 6 महीना है हमारे देश के अंदर में जो लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और जो स्मॉल फाइनेंशियल कंपनीज हैं उसको किस तरीके से भारत सरकार मदद कर रही है और देश की इकोनॉमी को ठीक कर रही है, यही सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा चीज देखने को मिलेगा। और वो बात अलग है कि जो गिरती हुई अर्थव्यवस्था है उसके बारे में कोई मीडिया ना बात करे, कोई दलाल चोर इसके बारे में बात ना करे, गरीबों के बारे में बात ना करे, मजदूरों के बारे में बात ना करे, वो अलग बात है। ठीक है, लेकिन एक बात तो सच्चाई है, दुनिया के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जो रिसर्च करते हैं, वो तो इन दलालों के चक्कर में नहीं रहेंगे, वो यहाँ के किसी के एजेंसी के डर में तो नहीं रहेंगे, वो तो सच्चाई बताएंगे। वो तो बता ही रहे कि इकोनॉमी हमारी 0 जीडीपी के करीब पहुंच चुकी है। देखते हैं कैसे भारत सरकार काम कर रही है और कैसे जो लोग हिंदू मुसलमान कर करके जाकर दिल्ली में न जाने किस किस औरतों पर नाजायज किस तरीके से इल्जाम लगाया करते थे, ऐसे घटिया लोगों को पालने के लिए क्या सरकार करती है। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और भारत की इकोनॉमी में एक सब लोगों की मदद की आवश्यकता है। सब लोग, हर लोग कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेहनत करें और भारत की इकोनॉमी में मदद पहुंचाएं। ये घटिया कुछ नेता हैं उसको छोड़ दीजिए, लेकिन सरकार ये तो आते जाते रहेंगे और सरकार बदलती रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे कुछ भी कोई कर ले, कितना भी कुछ कर ले, बदलती ही रहती है सरकार, लेकिन देश हमेशा रहता है। तो देश की भलाई के लिए हम सब लोगों को मिलकर काम करना पड़ेगा। और इन अंधभक्तों को, बहुत बड़ा ये जाहिलों को ग्रुप जो है, इनको बताना पड़ेगा कि तुम्हारे अंदर में वाकई में राष्ट्र प्रेम है तो खेती ही सही जाके तुम खेती में करो मेहनत और देश की जीडीपी में तुम हिस्सा दिखाओ, अदरवाइज तुमसे बड़ा गद्दार कोई नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए और चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कोरोना से लड़ने में एक दूसरे की मदद कीजिए, बिल्कुल भी मैं बता रहा हूँ सर, बाजार मत कीजिए, बाजार में निकलना बंद कर दीजिए। ईद इस बार अल्लाह की रजा के लिए उन गरीबों की मदद कर दीजिए, उन पैसों से जो बेचारे मजदूरों अपने बच्चों को लेकर कट रहे हैं, मर रहे हैं। नया कपड़ा भले मत पहनिएगा, साफ सुथरा हो जाइएगा, नहा धोकर, वही काफी है। अल्लाह नीयत देखता है। उस पैसे से अगर नाजायज अगर आप बाजार में खर्चा कर देंगे तो याद रखिएगा, क्या मैं बोलूं, इसका सजा तो ऊपर वाला ही देगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद दोस्तों।
इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।